बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार का दिन है, आप तमाम लोग घर पे मौजूद हैं। हल्की फुल्की गपशप हम भी कर लेते हैं ताकि इतवार के दिन, छुट्टी के इस दिन को, लॉन्ग वीकेंड के बाद जो अब कल दफ्तर जाना है लोगों ने, तो उसको कोई परेशानी ना समझा जाए। थोड़ी सी हल्की फुल्की गपशप कर लेते हैं। मेरे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उनसे बात करेंगे एक ऐसी सियासी जमात वो बनाना चाहते हैं इस सारे सियासी माहौल के अंदर कि जहाँ लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर वो और उनके हमनवा ये कहते हैं कि एक ऐसी सियासी जमात बनाई जाए कि जो लोगों को साथ बिठाए और साथ बिठाने के बाद मुल्क को आगे लेकर कैसे चलना है इस हवाले से कोई हिकमत अमली तरतीब दे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, उनसे भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात कर लेंगे मईशत पे। IMF पाकिस्तान को कहता है कि अमीरों से मजीद टैक्स लें, कितना और टैक्स लेना है उस पर भी बात करेंगे। खोकर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोकर साहब, जैसे ही आपने सिर्फ ख्याल जाहिर किया है आपने और आपके दोस्तों ने कि आप किसी नई सियासी जमात की तरफ जाएंगे, तो एक मुख्तलिफ अंदाज की तनकीद आप लोगों पे शुरू हो गई है। कोई आपको अपनी अपनी पार्टियों का गद्दार कह रहा है, कोई कहता है कि एहसान फरामोशी है। बहरहाल सियासत के अंदर ये सब कुछ होता है। सियासी कारकुनान भी माशाल्लाह बेलगाम हो गए, जिसको चाहे जो कुछ कह दें। लेकिन एक एतराज़ ये हो रहा है कि आप तीनों के अपने हल्के जो है वहीं पर आपकी जड़ें मजबूत नहीं है। आपका हल्का हो, मिफ्ता इस्माइल साहब तो बल्दिया टाउन से लड़े थे, कोई वो भी उनका आबाई हल्का नहीं है। या ये नहीं कह सकते कि वो बहुत हल्के की सियासत करते रहे। शायद खाकान साहब का तारीखी तौर पर हल्का ज़रूर मजबूत था, लेकिन आम इंतखाबात में 2018 के वो भी हार चुके हैं। तो हल्के की सियासत पे तनकीद जो आपके ऊपर हो रही है, ये कोई दुरुस्त अमल है? इसके पीछे कोई आपको लगता है कि ठोस मामला है? देखें, अगर जो हल्के की सियासत को आपने देखना है तो ये हमारा फेलियर नहीं है, ये उन पार्टीज का फेलियर है कि जिनके टिकट के ऊपर हम पिछली 2 दहाइयों से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। लेकिन जो सियासी पार्टियों का जिनसे हम बिलोंग करते हैं, उनके बयानिया इतना पिट चुका है कि वो अब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये बात, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे बहुत से दोस्त ये बात जो मुख्तलिफ पार्टियों में है वो ये समझते हैं कि जो ये PDM के अंदर शामिल हुकूमतें रही हैं उनका बयानिया इतना पिट चुका है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, कि अब उसके साथ अवाम में जाना मुमकिन नहीं रहा। तो ये तो सियासी जमातों को खुद गौर करना चाहिए कि क्या वजह हुई। आज अगर कह रहे हैं लोग, और मुस्तनद सहाफी, सीनियर सहाफी लोग हल्कों में मुख्तलिफ सर्वेस करके कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर जीतने की भी पोजीशन में नहीं है, हत्ता कि गवाल मंडी से हार जाएगी। तो ये गवाल मंडी से जो उनके कैंडिडेट हैं या लाहौर से जो उनके कैंडिडेट्स हैं, ये उनका कसूर तो नहीं है। ये तो कसूर पार्टी के बयानिए के फेलियर का है कि आपने लोगों को वोट को इज्जत दो के पीछे लगाई रखा। आपने लोगों को इस एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी की तरफ लगाई रखा, और फिर उसके बाद जब मौका आया तो आपने ऐसा पलटा खाया, ऐसा यूटर्न लिया कि अब लोग आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये सियासत की हार्श रियलिटीज हैं। जमातों को गौर करना चाहिए कि क्यों लोग उनसे उकता रहे हैं, उनके बयानिए की क्यों जान नहीं रही, डिलीवरी में नाकाम रहे हैं। ये 14 महीने की हुकूमत गुजरी, इस हुकूमत के अंदर जिस तरीके से इन बयानियों की कसर निकाली गई, जिस तरीके से डिलीवरी की गई, क्या वो लेकर कोई आदमी उस बोझ को अवाम के अंदर जा सकता है? लेकिन आप क्या समझते हैं ज्यादा बड़ी नाकामी बयानिए की तब्दीली थी? वोट को इज्जत दो से लेके जो है वो आगे फिर बूट को इज्जत दो का नारा आया, ये ज्यादा बड़ी नाकामी थी? इंसानी हकूक के ऊपर आप बात करते रहे, आपका जो पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ उसमें भी हमने देखा कि इंसानी हकूक का मामला है। ये ज्यादा जो है वो आप कह लें नजरियाती तौर पर नाकाम बयानियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवाम के नजदीक, या आवाम के जो बुनियादी मसाइल है उसको हल करने में नाकामी? आप समझते हैं कि इन दोनों चीजों में ज्यादा हावी क्या चीज है कि जिसकी वजह से आवाम रिजेक्ट कर रहे हैं इन पार्टियों को? देखिए, 2 चीजें। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां अरूज पे है। अब उसके अरूज के ऊपर होने की जो वजह है वो हम सब उससे वाकिफ हैं कि सियासत के अंदर मदाखलत और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक राय रखना उसके ऊपर। लेकिन फिर पावर पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रही है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। उन्हें ये नजर आ रहा है कि तमाम जमातें सिर्फ इक़्तिदार की रसाकशी में मसरूफ हैं, और इस रसाकशी में इतनी इस हद तक मगन हो गए हैं कि अवाम के इशू से वो लाताल्लुक हो गए। मैं ये समझता हूँ फवाद भाई कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो सबसे पहला इशू होगा, जो सबसे पहले नंबर पे जो चीज लोग जिसको तवज्जो देंगे, जिसको फौकियत देंगे, वो महंगाई है। 2008 का इलेक्शन बीबी की शहादत पर हुआ, 2013 का इलेक्शन बिजली पर हुआ, 2018 का इलेक्शन करप्शन पर हुआ, और ये 2023 या 2024 में जब भी इलेक्शन होता है ये इलेक्शन महंगाई पर होगा। महंगाई पर होगा। अच्छा खोकर साहब, आप लोगों ने सेमिनार किए रीमेच पाकिस्तान के हवाले से, कराची से खैबर तक आप लोग पूरी एक मूव आपने चलाई। इस दौरान आपको ये महसूस हुआ कि सियासी जमात की
गुंजाइश मौजूद है, या उससे पहले जब आपका इख्तलाफ हुआ पीपल्स पार्टी से दिसंबर 2022 की, अगर जो है वो बात में गलत नहीं कह रहा, फिर खाकान अब्बासी साहब की जो है वो रास्ते थोड़े से जुदा होना शुरू हुए नून लीग से, या थोड़ी सी दूरियां पैदा हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब का इसहाक डार के साथ मामला हुआ जिसके बाद उनको एहसास हुआ। तो ये ज़्यादा एहसास आप में कब पैदा होना शुरू हुआ? जब आप सियासत में आए? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आप सियासत में आए तो आप रिवायती सियासतदान नहीं थे, आपका एक मुख्तलिफ तर्ज अमल था, लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के साथ आपका ख़ानदानी ताल्लुक था, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर आप गए, फिर बिलावल भुट्टो साहब के आप करीब गए, लेकिन उसमें भी शिद्दत थी। जो बिलावल साहब का बयान किसी चीज़ के हवाले से होता था उसके मुकाबले में ज़्यादा शदीद आपका बयान होता था। तो ये सारे इख्तलाफात आपको इब्तिदा से महसूस होना शुरू हो गए थे, या आपको अब जाकर ये रीइमेज पाकिस्तान या इस दौरान ज़्यादा महसूस हुआ है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में तजाद है? देखें, ये रियलिटीज तो काफी हद तक हमें अंदाजा था इनका, लेकिन इस हद तक हम उनमें उलझ जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था। अगर बतौर सियासतदान मैं अपने आप को भी एनालाइज करता हूं तो मेरे से भी मेरे सियासी करियर में गलतियां हुई हैं, लेकिन और मैं कोई बहुत ज्यादा दावा भी नहीं करता कि दुरुस्त सिमत में चलने का, लेकिन एक कोशिश करता रहता हूं कि जो इश्यूज हैं लोगों के, जो अवाम के, जो मुल्क में जिनमें बेहतरी आ सकती है, उनके ऊपर तवज्जो जरूर दिलाता रहूं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अपनी लीडरशिप को। जब मैं पीपल्स पार्टी में था वो तवज्जो मैं दिलाता रहता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ती जाती है कि जब आप देखते हैं कि जब आप एक दुरुस्त सिमत में इशारा भी कर रहे हो, पार्टी के अंदर सिर्फ यही नहीं कि आपकी बल्कि और दीगर लोगों की भी यही ख्वाहिश हो, लेकिन उसके बावजूद उस सिमत में हम चल नहीं पा रहे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो एक बनना शुरू हो जाती है। तो आपको याद होगा मैंने पहले मैं बिलावल साहब का तर्जुमान था, उस पोजीशन से मैंने रिजाइन किया, और ये बात ज्यादा पब्लिक नहीं है, लेकिन फिर मैं उसके बाद एक और मौका आया कि जिसमें मैं फिर अपना रेजिग्नेशन उन्हें टेंडर कर चुका था, स्पेशली जब बाप पार्टी से हमने वोट्स लिए सेनेट इलेक्शंस में। तो वो मुझे मुनासिब अमल नहीं लगा कि हमारी सियासत पे एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि हम किस तरफ हैं, पिच की किस तरफ खेल रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया था। खैर, लेकिन फिर बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। मुझे खुद ही कह दिया गया कि इस्तीफा दो और या चुप कर जाओ, तो मैंने इस्तीफा देने को तरजीह दी। तो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली अपने मसाइल में इतना घिर गई हैं, अपने मुकदमात में इतना उलझ गई हैं कि वो थोड़े से रिलीफ के लिए भी फिर उन्हें एक पावर पॉलिटिक्स में बार्गेन करनी पड़ती है। आज आप मुल्क के इश्यूज देखें, लोगों के इश्यूज देखें, तो उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है इस पावर पॉलिटिक्स से। लोग तो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो। आज अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का हम गैर जानबदाराना तौर पे मुआजना करें फवाद भाई, तो हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं कि जो इस वक्त एक सख्त इंतहाई कर्ब से गुजर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो अपने बिजली के बिल कैसे अदा करें, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे अदा करें, अपने किचन का खर्चा कैसे चलाएं, अपने रोजगार पे आने जाने का खर्चा कैसे उठाएं। लोग कार पूलिंग कर रहे हैं, बाइक्स पे एक दूसरे के साथ मिलकर आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोगों के बस से बाहर हो गई है। अगर वालदैन बीमार हैं तो दवाइयां लेना, हर चीज महंगाई देखें। अभी 31% तो इस साल इन्फ्लेशन रहेगी पाकिस्तान में, जो पूरे जनूबी एशिया में हाईएस्ट है, और सबसे कम ग्रोथ रहेगी, 1.5% हमारी ग्रोथ रहेगी। तो ये इस सूरत हाल को भी तो कभी किसी ने ठीक करना है। और फिर दूसरा पहलू ये है कि हमारा मुल्क 75 साल बाद जिस जगह आकर खड़ा हो गया है, इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उन रिफॉर्म्स की जो हम नहीं करते आए, जिनसे हमने आंखें चुराई, आज उनकी वजह से हम इस मुकाम पर खड़े हैं। आपको अपनी मैशत रिफॉर्म करनी पड़ेगी, निजाम इंसाफ रिफॉर्म करना पड़ेगा। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, और जो तालीम और सेहत की जो चीजें अवेलेबल हैं वो उस तरह की है ही नहीं कि जिनके ऊपर एतबार करके इंसान कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो क्राइसिस तो 75 साल बाद इतने बड़े खड़े हो गए, अब हमें शऊरी तौर पे ये सोचना होगा कि यार हमने इस मुल्क को आगे लेकर कहां चलना है और कैसे चलना है। मुस्तफा भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो फिर मामलात को देखते हैं। जी खुशामदीद, मुस्तफा नवाज खोकर साहब मेरे साथ मौजूद है। खोकर साहब, जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जब हम साथ बैठने की बात करते हैं, जब हम किसी मिसाक की बात करते हैं, तो महसूस ये होता है कि सियासी जमातों में इस कदर दूरियां हैं, मफादात के लिए दूरियां हैं, या अपने सियासी मामलात की वजह से दूरियां हैं, या अपने नैब करप्शन केसेस या दीगर मामलात की वजह से दूरियां हैं, या दुश्मनियां हैं, जो भी आप कह लें। तो आपको लगता है, मैं बार बार शायद खाकान अब्बासी साहब को सुनता हूं, वो कहते हैं कि जी इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम को चेंज करने के लिए तो सबको साथ बैठना पड़ेगा, बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है।
क्या ये प्लेटफॉर्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? क्या लायामल क्या होगा? क्योंकि देखें इस वक्त तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए हुए हैं। सियासी जमातें छोड़ें, आम आदमी से बात करना मुश्किल हुआ है। आप किसी होटल पे बैठ के, मैं माजरत के साथ अगर आपको हवाला दूं बानी मुत्तहिदा का, तो हम कराची के अंदर, मैं कराची से बात आपसे कर रहा हूं, हम जो है होटल पे बैठ के उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। आज भी यही सूरत हाल हो गई है कि आप किसी रिश्तेदारों के अंदर किसी जगह बैठ जाए तो लोग आपके गिरबान पे आते हैं, जो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, अटक जेल के बाद अब अडियाला जेल के कैदी के चाहने वाले, वो भी उसी तरीके से पढ़ते हैं। मामला तो बल्कि अब घर के अंदर तक आ गया है। तो ऐसी इतनी इतनी पोलराइजेशन के अंदर आपको लगता है कि लोग बैठ सकेंगे? फौद भाई, मैं एक किताब कुछ अर्सा पहले नजर से गुजरी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, जिसका मफहूम है कि जमहूरियतें कैसे मरती हैं। तो वो हार्वर्ड के वो कुछ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मिलकर वो लिखी, और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जमहूरियतों का एनालिसिस किया कि क्यों जमहूरियतें खत्म हुई। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की वो ये थी कि जब रवैयों में तब्दीली आ जाए और सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में बदल जाए। बिल्कुल। ये जिस पोलराइजेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इस वजह से है कि हम सियासतदानों ने सियासी मुखालफत को इतना आगे बढ़ाया कि उसको सियासी दुश्मनी में तब्दील कर दिया। अभी चंद दिन पहले जो हुआ, जिसका फिर आपने भी जिक्र किया कि जो अब घरों में, मोहल्लों में, दीगर जगहों पे जो सूरत हाल है, तो वो इसी वजह से है। तो हमें अगर इसी पोलराइजेशन के साथ हम इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे, मेरा और मेरे दोस्तों का यही ख्याल है, और इसके लिए भी एविडेंस है। मैं एक और किताब है कि हाउ सिविल वॉर स्टार्ट, कि खाना जंगियां कैसे शुरू होती हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो गैर मुनसिफाना इलेक्शंस का है। हमारी अपनी तारीख में आप देखें 70 के अंदर इलेक्शन ही मौजब बना जिसने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। 2018 के इलेक्शन के अंदर जो कोताहियां थी, जो नाइंसाफियां थी, फिर आने वाला इलेक्शन भी गैर मुनसिफाना होगा तो फिर जो भी हुकूमत बनेगी उसको इमरान खान साहब या दीगर जो जिनसे मैंडेट छीना जाएगा वो कैसे हुकूमत करने देंगे। तो हमें इस तमाम एक्सरसाइज से पहले हमें अपनी ईगोज को साइड पे रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मुल्क की खातिर बैठना पड़ेगा, एक ग्रैंड डायलॉग भी करना पड़ेगा। काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत अच्छी इब्तिदा की। उन्होंने देखें पहले दिन ही उन्होंने अपने इदारों की गलतियां तस्लीम की जो इससे पहले कभी किसी चीफ जस्टिस ने नहीं की। उन्होंने भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गलती को तस्लीम किया। उन्होंने डिक्टेटरशिप को सैंक्टिफाई करने पे, मोहर उन पे लगाने पे जो अदलिया का किरदार रहा उस पे उन्होंने उसको तस्लीम किया। फिर साथ ही साथ अपने साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो उन्होंने रिकॉर्ड एक्ट में किया उसको एक हिमालयन मिस्टेक उन्होंने कहा। तो ये एक अच्छा कदम था, एक अच्छे स्पिरिट का इजहार था। अब सियासतदानों को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और मुल्क को आगे लेकर चलने की राह निकालनी चाहिए। 25 करोड़ लोग हैं फवाद भाई, इन 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का सवाल है, और ये 8-10 लोग अगर आपस में बैठ के इन चीजों को तय ना कर सकें तो ये इंतहाई दर्जे की ये सेल्फिशनेस होगी, इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। अच्छा खोकर साहब, एक चीज और भी अगर आप इसमें ऐड कर लें। देखिए आपने रिफॉर्म्स की बात की, मैं इत्तेफाक से नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम देख रहा था, आप थे, शायद खाकान अब्बासी से और मिफ्ता इस्माइल साहब थे। मैं आप तीनों के बैकग्राउंड से भी वाकिफ हूँ, बड़ा ही पढ़ा लिखा एकेडमिक किस्म का एक बैकग्राउंड है। ठीक है, बड़ी खुशी होती है कि आप किताब का हवाला दे रहे हैं बजाय इसके कि हम वाक़यात का हवाला दें कि जिसके अंदर जो है वो एक दूसरे की जो है वो पाइंचे खींचे जाएं, एक दूसरे को जो टांगे खींची जाएं। किताब का हवाला देना निस्बतन जो है वो बेहतर है कि ज़ाहिर पढ़ी लिखी एक बात होती है, रिसर्च के साथ पूरी बात होती है। रिफॉर्म्स की जब आपने बात की तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में एक बड़ी मायूसी इस वजह से भी है कि इमरान खान साहब ये नारा लेकर आए थे कि वो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर करेंगे, वो मुल्क के अंदर करप्शन को कम करेंगे, वो मुल्क के अंदर जो है वो निज़ाम को तब्दील करने की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद वो चंद मजहबी टच और चंद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तकारीर और उसके अलावा कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई बयानिया तरतीब ना देने के ऊपर जो है इख्तिताम हुआ। फवाद भाई आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। देखें आज अगर वोटर इलेक्शन में वोट डालने जाएगा, वोट की बेसिस भी इमोशंस है। इमोशंस के अंदर जब लोग महसूस करते हैं कि ज्यादती हो रही है किसी के साथ तो फिर वो लॉजिकल कंक्लूजन्स की तरफ नहीं जाते। इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आज उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। 50 लाख घरों का वादा किया था, कोई गुफ्तगू नहीं है। उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा कर्जा नहीं लूंगा, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत अच्छी टीम लेके आऊंगा, मेरिट ही सब कुछ होता है। उन्होंने 12 करोड़ के सूबे पंजाब के अंदर बुज़दार साहब को लेकर आए, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब को लेकर आए। They've got nothing to show। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आज अगर उनकी पॉपुलैरिटी है तो वो हमदर्दी की बुनियाद पे। तो यहाँ पर हमारी जो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सियासत की सबसे बड़ी, वो ये है
कि यहाँ पर लोगों को हुकूमत नहीं करने दी जाती। जब उनको हुकूमत से हटाया जाता है तो वो फिर विक्टिमहुड का नैरेटिव लेकर निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, और जब भी आप उसको निकालते हैं तो वो निकालने के बाद एक हमदर्दी का बयानिया लेकर अवाम के पास जाता है और फिर अवाम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सियासत के अंदर ये सब मुमकिन इस वजह से होता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। उन्हें रास्ता देना होगा, लोगों की सियासत को लोगों की इश्यूज के ऊपर वापस लेकर आना होगा, और वो वापस तभी आएगी जब वो सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अवाम बिल्कुल ठीक है। को मुदाखलत की बात हम जब करते हैं तो फिर एक जानिब हम ये भी तो दोहरा रवैया देख रहे हैं ना, हाइब्रिड रवैया देख रहे हैं अपने अहले सियासत का भी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, फिर पूरी रियासत की मुख्तलिफ इदारे भी शामिल है कि फैजाबाद धरना रिव्यू केस जैसे ही चीफ जस्टिस तब्दील हुआ, जैसे ही आपको लगा कि हालात अब मुख्तलिफ जाविये की तरफ जा रहे हैं, तमाम लोगों ने रिव्यू की दरखास्तें वापस लेना शुरू कर दी। अजीब व गरीब सूरत हाल नहीं है ये भी तो हमारा घर है, हमारी जो जमालियाती हिस्स है वो जब इसके अंदर एक टेढ़ापन देखती है इतना, तो हमें तो ये भद्दा लगता है। हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इस भद्देपन को, इस टेढ़ेपन को हम दूर करना चाहते हैं कि जिस घर के अंदर हम रहते हैं वो दिखने में भी दुनिया को अच्छा लगे और हमारे लिए भी एक अच्छी चीज हो। लेकिन यहाँ पर, और ये सब 75 साल के जो पुराने फॉर्मूले हैं ये सब एक्सपायर हो चुके हैं। आप अपनी वोटर बेस देखिए कि 12 करोड़ 70 लाख इस मुल्क के अंदर टोटल वोटर है, उसमें से 5 करोड़ 70 लाख 35 साल से कम उम्र के लोगों का। गार्डियन के मुताबिक, बीबीसी के मुताबिक इस वक्त 20 से 25 हजार पाकिस्तानी नौजवान लिबिया में एजेंट्स की कैद में, और वो वहां से समुंदर पार करके यूरोप जाना चाहता है। वो उसने ये खतरा इसलिए मोल लिया कि उसको पाकिस्तान में वो जिंदगी नहीं मिल रही, वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं नजर आ रहे जो उसको यहाँ पर मिलने चाहिए। तो हम कब ये इन चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे? आप रीजन के अंदर बाकी ममालिक को देखें कि वो कहां पहुंच गए हैं, उनकी इकोनॉमीज कहां पहुंच गई हैं, उनका नौजवान कैसे आगे तरक्की कर रहा है, और हमारा मुवाजना अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। अब यानी कि हम जो एक प्रोग्रेसिव रियासत बन सकते थे, हमारे यहाँ शिद्दत पसंदाना रवैयों को आप देख लें, रेडिकलाइजेशन को देख लें, हम ये अपने नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें किस जानिब हम धकेल रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा जिसको हम बात करते हैं यूथ बल्ज, ये जहां पर अपने डिविडेंड्स भी दे सकता है, वहां पर ये एक बहुत खतरनाक चीज भी साबित हो सकता है जब मायूसी और नाउमीदी इतनी बढ़ जाएगी। और माजरत के साथ इन सियासी जमातों का उस नाउमीदी को बढ़ाने में किरदार है। पिछले 3 सालों में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं रही जो हुकूमत में ना रही हो। आप तहरीक इंसाफ उठा लें, नून उठा लें, पीपल्स पार्टी उठा लें, JUI उठा लें, MQM उठा लें, ANP उठा लें, नेम अ पार्टी इन पाकिस्तान, और वो पिछले 3 सालों में हुकूमत में रहे। उनके अपने मसाइल तो खत्म हो गए, उनके अगर ECL पे नाम थे तो वो तो निकल गए, जिसके अकाउंट्स फ्रीज थे वो तो डीफ्रीज हो गए, जिनके मुकदमात थे वो तो खत्म हो गए। अवाम के मसाइल का क्या बना, कोई हल कर सके? तो ये हम कब तक इस तरह की ये सूरत हाल जारी रखेंगे? ये अनसस्टेनेबल हो गया। एंड फ्रैंकली आई हेट सेइंग दिस, लेकिन पाकिस्तान इज जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम बीइंग अ प्रॉपर फेल्ड स्टेट। तो और फेल्ड स्टेट की क्या, नाकाम रियासत की क्या निशानियां होती हैं कि वहां पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका हो, वहां पर इदारों की साइंटिफिक खत्म हो चुकी हो, वहां की मईशत बदहाल हो चुकी हो, पोलराइजेशन बढ़ चुकी हो, और हमारे यहाँ तो फिर मिलिटेंट मूवमेंट्स भी मौजूद हैं। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें कितना अफसोसनाक हादसा हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक ऐसा नफ्सन नफ्सी का सा आलम क्रिएट हुआ है, इसको ठीक करना है, और नाउमीदी बहुत ज्यादा है। बस आई होप कि इंशाअल्लाह हम ये करने में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोकर साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात करते हैं मईशत पे। मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, माहिर मईशत भी हैं लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी तर्जुमान भी हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, ये फरमाइएगा, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अब पाकिस्तान पे बड़े खुल्लम खुल्ला बातें शुरू हो गए हैं, खासतौर पर तवानाई के शोबे के ऊपर। मुजम्मिल साहब, IMF बार बार बात कर रहा है। अभी फिर उनकी स्पोक्स पर्सन ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात लानी होगी। साथ साथ उनका कहना यह था कि अमीरों पर टैक्स नहीं लगता पाकिस्तान में। तो ये तासुर अब बड़ा मजबूत हो रहा है, आप इसको हकीकी समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड अमीर यूज कर देना जो है ना, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। आप ये कह लें कि बहुत सारे जो काबिल टैक्स शोबे हैं उनको टैक्स नहीं लगे। ऐसा नहीं कह सकते कि अमीर टैक्स नहीं दे रहे, बहुत सारे अमीर दे रहे हैं, और बहुत सारे जो अमीर हुए हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। तो वो सारे महमूद और रियाज को एक सफ में खड़ा कर देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरा एक इंडिकेटर होता है कि जिस मुल्क में ज्यादा अमीर लोग
पैदा होते हैं या जिस मुल्क में ज्यादा अमीर होने की गुंजाइश होती है वो एक खुशहाल मुल्क होता है। तो मैंने अक्सर नोट किया है कि पाकिस्तान में कभी कभार अमीर को एज अ गाली भी प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल एज अ गाली प्रेजेंट करें। जो अमीर जो है टैक्सों की ईमा पे हुए हो, टैक्स ना देकर, टैक्स चोरी करके, स्मगलिंग करके, ये सारी चीजें करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका टैक्स फॉर्मल सेक्टर में जाता है, बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है इस तरह के शोबों से मुंसलिक है। तो अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में जो टैक्स है ना वो सिर्फ महदूद हो गया है एक सेक्टर पे, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर या सनती सेक्टर। उसके बाहर निकले ये मईशत का सिर्फ 18-20% है। इसीलिए पाकिस्तान में पूरी मईशत का सिर्फ 8% टैक्स, 8 से 10% जो है टैक्स पेयर है, 90% नहीं है। वो 90% कहाँ से नहीं है? इसलिए नहीं है कि ज़रात। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फवाद भाई, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर और आप कहेंगे कि यार मैं ही क्यों टैक्स दे रहा हूँ। ज़रात में 12.5 एकड़ अगर किसी के पास जमीन है तो उस पर टैक्स नहीं लगे, नंबर 1। अगर 12.5 से 25 एकड़ जमीन है तो 100 रुपए एकड़ पूरे साल का टैक्स, यानी कि 1250 रुपए टैक्स दे देगा उसकी छूट, चाहे वो उस पर सोना उगला ले, ठीक है ना। अगर आपके पास जमीन 25 एकड़ से 50 एकड़ है तो सिर्फ 250 रुपए एकड़, यानी 250 रुपए एकड़ का मतलब होता है कि तकरीबन 7-7.5 हजार पे 50 एकड़ वाले पे पूरे साल का टैक्स। अगर इस वक्त पाकिस्तान में किसी की तनख्वाह जो है 80,000 पे है या 70,000 पे, उस पे इससे ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये है ज़रात की सूरत क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे शोबे ऐसे हैं सर्विसेज सेक्टर में जिन पे टैक्स की करीब से भी नहीं गुजरा। मिसाल के तौर पे आप रिटेल एंड होलसेल ले लें। रिटेल एंड होलसेल में मिफ्ता इस्माइल ने 3,000 पे फी दुकान महीने का टैक्स लगाने की कोशिश की थी, वो लगने नहीं दिया गया। एक 600 फीट की दुकान भी ना इस वक्त वो 50 लाख की है, और 1,000 स्क्वायर फीट की दुकानें 2,000 भी है, 5,000 भी, 10,000 स्क्वायर फीट भी है, कोई टैक्स नहीं देता। करोड़ों रुपए की दुकानें इनकी, और उसके अंदर माल अलग है। फिर आप आ जाए ये जो बड़े बड़े ट्रक्स ट्रॉले चल रहे होते हैं सड़क पे, एक एक ट्राला 5-5, 4-4, 3-3 करोड़ रुपए का। किसी का 10 ट्रॉले, किसी का 20 ट्रॉले, किसी का 20 बसें, किसी का 50 बसें, कोई टैक्स नहीं। भाई तो मुजम्मिल भाई, ये तो फिर कल्चर ही नहीं है ना हमारे यहाँ, हम कल्चर ही डेवलप नहीं कर पाए। आज 70-75 साल के बाद भी अगर हम यही बात कर रहे हैं कि फलाना दुकान वाला, ट्रक वाला, ट्रैक्टर वाला, जमीन वाला, कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता। ये तनख्वाहदार जो हम लोग जैसे मजलूम हैं, ये भी जबरन टैक्स देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारा इदारा में कह दे कि जी आपकी मर्जी है, अगर आप टैक्स जमा कराना चाहें करा दें, कोई भी जमा नहीं कराएगा। ये सारे भी खामोशी से कट लेंगे, मजबूरी है, क्योंकि जो है वो सोर्स के ऊपर जो है टैक्स कट जाता है। तो भाई इनकी भी सोर्स बना लेना। अगर आपसे नहीं कट रहा टैक्स, आप इनसे नहीं ले पा रहे, तो कोई सोर्स बना के इनसे टैक्स क्यों नहीं ले लेते? यही तो मजबूरी है हमारी, यही तो वजह है। ये पाकिस्तान में टैक्स ना लेने की सबसे बड़ी वजह एक ये कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट्स की मिसाल ले ले यार, $30 अरब की एक्सपोर्ट होती है। $30 अरब का मतलब होता है 9,000 अरब रुपए। 9,000 अरब रुपए का कारोबार करने वाले पे सिर्फ टैक्स 9,000 अरब रुपए। अगर उससे 10% भी ले लें तो 900 अरब रुपए हुकूमत को टैक्स मिल जाए। पूरा पीआईए का कर्जा एक साल में होता है। और जो पीआईए पे भी जो रोना धोना हो रहा है, पीआईए को सही करना एक अलग जरूरत है, वो क्यों उनको खिलाएं टैक्स पेयर का पैसा। लेकिन मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 9,000 अरब रुपए सिर्फ ये जो है इनका टैक्स है। इसी तरीके से अब मसला ये आ रहा है कि जब इन पे टैक्स लगाएं तो एक्सपोर्टर कहते हैं एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। जब उस पर टैक्स लगाएं क्या कहते हैं ज़रात वाले से, तो कहता है मुल्क में जो है वैसे ज़रात खाने पीने की कमी है, तो जो है मुल्क यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, फिर ज़रात वालों पे टैक्स नहीं, जो ज़रात को सामान मुहैया कर रहे हैं उनको हेवीली सब्सिडाइज किया हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर बिल्कुल ऐसे ही है। पावर सेक्टर, जो पावर आगे उनको बिजली ट्यूबवेल पे देता है वो सबसे सस्ती मिलेगी उनको, ठीक है ना। उनको खाद मिलेगी, दुनिया में 10,000 की बोरी है, यहाँ पे इनको 2,200 की बोरी चाहिए, उस पर भी कहते हैं हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये अगर आप करते रहेंगे ना तो उसका फिर नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आप बिजली की शक्ल में टैक्सेस, अभी आपने जो तवानाई वाली बात की, इससे अब मैं लिंक करूंगा इसे। तवानाई फिर क्या होता है, क्या है कि तवानाई पे टैक्स डाल दो, पेट्रोल की कीमत पे टैक्स डाल दो, जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे टैक्स डाल दो, फला चीज पे, मोबाइल खरीदने पे 2 लाख रुपए टैक्स डाल दो, ठीक है ना। फिर वो इस तरह करके चीजों पे टैक्स चलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है तो उस पर 50% ड्यूटी लगा दो, फला चीज पे इतनी ड्यूटी लगा दो।
उसमें क्या होता है कि वो 25 करोड़ अवाम पे जो काबिल टैक्स जिसकी आमदनी वैसे ही नहीं होती, वो बेचारा मर रहा होता है अपना घर का खाना पीना, उस पे वो सारे टैक्स का बोझ डाल दिया जाता है। और वो फिर जो है मुल्क में महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है। अब आप ये देख लेना कि पिछली दफा भी आपसे बात हुई थी, मेरा ख्याल है, रिकॉल में, कि इस वक्त 50 रुपए जो हुकूमत कहती है बिजली का यूनिट, वो 50 नहीं 60-70 रुपए सबका आया बिल, ठीक है। उस 50 रुपए में ईंधन की कीमत है 6 से 7 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा पूरा बताया। टैक्स है, तो वो चीज आ गई। पेट्रोल में जो 330 रुपए का पेट्रोल है, उसमें 100 रुपए टैक्स है, 60 रुपए पेट्रोलियम में भी, 30-40 रुपए कस्टम ड्यूटी और बाकी चीजें छोटी मोटी है। तो वो सारों के सारों पे तकसीम हो जाता है। वो टीवी पे बात हो रही थी एक दिन, मैं प्रोग्राम में था, तो उसमें बोला गया कि इंडिया में हमसे महंगा तेल है, वहां क्यों नहीं शोर होता, बांग्लादेश में हमसे महंगा तेल है, वहां क्यों नहीं शोर होता। भाई उसकी वजह यह है कि इंडिया की, कम से कम मैं मिसाल ये दे सकता हूँ कि इंडिया में जो तिजारती सामान की आमदोरफ्त है, जो ट्रकों के थ्रू जाते हैं, वो सारा का सारा रेल से जाता है। तो वहाँ पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए नीचे जाए, वहां के किराए महंगे नहीं होते, तो उसकी वजह से कीमतों में इजाफा नहीं होता। बिल्कुल। दूसरा, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके पास बंबई में हर जगह जो है उन्होंने या बसें दी हुई है या ट्रेन दिया हुआ है। यहाँ तो हर एक को किक मारनी है भाई स्कूटर पे, किसके पास कौन सी सवारी है मुझे बता दे, हुकूमत ने दी हुई है। तो इसलिए यहाँ अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीखे, इसीलिए बार बार मीडिया पेट्रोल पंप बोलता है, इंडिया में नहीं बोलते क्योंकि आम आवाम को पता ही नहीं होता। तरक्की याफ्ता मुल्क की बात कर लें यार, वो भी जो है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ अंडरग्राउंड से सुबह जाते हैं, उन्होंने 1 साल का जो है ना ट्रेन पास लिया होता है, बस उसी में बैठते चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आज अगर हमारे मुल्क में 600 रुपए पेट्रोल कर दे, लेकिन ये सहूलत दे दे, यकीन जाने कि एक आदमी इनसे आवाज नहीं उठाएगा। तो ये मसला है, एक तरफ अपनी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, दूसरी तरफ टैक्स नहीं लेती, तीसरी तरफ आवाम के सर पे जो है बम मार देती है। तो आलमी इदारे बात तो असूली कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कह देते हैं कि ये साजिश हो रही है, ये साजिश कर रहे हैं, ये मुल्क में यूं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। असल साजिश हम यहाँ पे हमारे पॉलिसी साज कर रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ कर रहे हैं, जो लॉबिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुजम्मिल भाई ये बताइएगा कि स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, डॉलर, ये सारों के खिलाफ एक क्रैकडाउन चल रहा है, आपको कहीं महसूस होता है कि ये कोई हकीकी है या सिर्फ खानापुरी है, खबरें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, या आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ना है हकीकत में? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये क्रेडिट देना चाहिए, ये जो है कम से कम मैं एक चीज में क्रेडिट दूंगा, ये स्मगलिंग और ये जो अफगान ट्रेड ट्रांसफर, ये दो चीजें ऐसी थी, ये पाकिस्तान के रेवेन्यू को भी खा रही थी, पाकिस्तान के तिजारत के तवाजुन को भी बिगाड़ रही। ये क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ और जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसको जो है ना, बड़ा ये सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान में जो मार्केट थी ना, ये इसको जो है, ये वाली मार्केट जो है, मार्केट में सामान पूरा कर रही थी, चाहे वो डॉलर प्रोवाइड कर रही थी, चाहे वो जो है अजनास प्रोवाइड कर रही थी। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये क्रैकडाउन जो है ना, वो मार्केटों पे चला गया है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे चला गया है, वो अनाज की मार्केट पे चला गया है, ये तमाम मार्केटों पे चला गया है। उससे जो वो ताजिर है वो ये कहते हैं यार हमें तो माल मिलता है, हम बेचते हैं, हमारी तो दुकान से बिकता है, आप हमें पोर्ट से ला के देते, हमें इधर से ला के देते, कहीं ये ना हो कि शॉर्टेजेस हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना, क्रैकडाउन के साथ पॉलिसी का तवाजुन जरूरी है। पॉलिसी का तवाजुन क्या है? पॉलिसी का तवाजुन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है अलाउ करे कि चीजों की इंपोर्ट की इजाजत हो ऑफिशियली। अगर आप इधर बैन कर देते हैं और मुल्क में एक चीज 100 रुपए की बिकनी चाहिए, वो शॉर्टेज की वजह से 250 रुपए की बिकती है, तो वो फिर आ जाती है स्मगल होकर, ठीक है ना। तो तवाजुन दे पॉलिसी का, पॉलिसी का इस क्रैकडाउन के साथ डायरेक्ट लिंक है, इनडायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर आप सिर्फ क्रैकडाउन रखेंगे और आप कहेंगे कि आज से इस मुल्क में बॉर्डर से कोई चीज नहीं आएगी, तो ठीक है, नहीं आएगी, लेकिन अगर पोर्ट से नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? मुल्क में क्या 25 करोड़ आवाम ने रोजाना खाना पीना, सोना, ओढ़ना, बिछोड़ना, किसी की क्या चीज खराब हो रही है, किसी को तब्दील करनी है, किसी को, तो वो कहां से होगी? लेकिन लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर भी तो कोई बैलेंस होना चाहिए ना मुजम्मिल भाई। ये गरीब मुल्क में लग्जरी इंपोर्ट्स, तो फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे भी मैं आज ही खबर पढ़ रहा था कि जी कोई पाबंदी लगाई है कि लग्जरी आइटम्स जो वहाँ चल जाते हैं, वहाँ से फिर स्मगल होकर वापस आ जाते हैं, उस पर भी पाबंदी लगेगी। तो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर तो कोई पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए ना, कि जिसमें हर चीज ना आना शुरू हो जाए मुल्क में। मुझे समझ नहीं आता कि लग्जरी की तारीफ क्या है। लग्जरी की तारीफ अगर टायर है तो वो, मैं माजरत के साथ मैं लग्जरी नहीं समझता यार। सर लग्जरी में तो फिर ये भी आता है ना कि आप 600 रुपए की आधा लीटर की पानी की बोतल आप मंगवाएं, जो मुल्क में मेरा ख्याल है इतनी जरूरी नहीं है,
फिर जो चीज़ 36 अक़साम के तो चीज़ पनीर आ रहे होते हैं हमारे पास, उसकी शायद ज़रूरत नहीं है, दूध आ रहा होता है, खाने पीने के आइटम्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फवाद, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अस्पताल है, मैं नाम नहीं लूंगा, कराची, ठीक है ना, उसके पास 3 किस्म के वार्ड है, एक है जनरल वार्ड, एक है सेमी प्राइवेट और एक है प्राइवेट और एक है वीआईपी। उस अस्पताल से मैंने एक दफा पूछा कि आपका जो है जनरल वार्ड और प्राइवेट में दोनों में डॉक्टर एक ही है जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने कीमतों में जमीन आसमान का दोनों में फर्क किया हुआ। यानी कि जनरल वार्ड में अगर एक आदमी का वही ऑपरेशन जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो रहा है, वो प्राइवेट में 10 लाख रुपए में निपट रहा है। तो ये क्या आपने किया हुआ है? डॉक्टर भी एक है, नर्स भी एक है, दवा भी एक ही है। उसने कहा देखो यार, हम जनरल वार्ड को चलाते हैं माइनस नुकसान करते हैं, हम सेमी प्राइवेट में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं, प्राइवेट से हम कमाते हैं और ये अस्पताल के खर्चे सारे शशके उठाते हैं, और वीआईपी से हम जो है ना अपना नफा बनाते हैं। एक मुल्क है ना, एक मुल्क में अब एक सादा पानी आप पी रहे हैं जो दुकानदार से मिलता है 40 रुपए 50 रुपए की बोतल, उस पर हुकूमत कहती है मैं कोई टैक्स नहीं दूं, क्योंकि वो आम आदमी इस्तेमाल करता है, मुजम्मिल, फवाद, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन एक पानी है, उस पर 600 रुपए, अब वो 600 रुपए में वो 200 रुपए रही है, 400 रुपए हुकूमत टैक्स आमदनी ले रही है। अब उस आदमी को उस पानी पीने की 400 रुपए की सजा दे दी गई है और वो 400 रुपए खुशी खुशी देना चाह रहा है। इसी तरह मुल्क चलता है। मुल्क में जब वो इजाफी टैक्स देने के लिए तैयार है, वो आता है, तो मुल्क अपने बाकी खर्चे चलाते हैं। अगर आप ये कहें कि मुल्क में आज से जो है सिर्फ आटा, चीनी, गंदम और खुली चाय और खुली घी मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई माजरत के साथ ये टैक्सेशन निजाम फिर रहेगा भी कोई नहीं इस मुल्क में। मैं आपको एक सिंपल सी बात, आप फेयर टैक्सेशन करें ना, ज्यादा टैक्स ले लो यार उससे, और वो जब दे रहा है आपको खुशी खुशी, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको 50 रुपए वाला पानी चाहिए, 50 रुपए वाला मिल रहा है, 1000 रुपए वाला पानी भी है पेरियर, ठीक है ना, वो 1000 रुपए वाला पीने के लिए तैयार है, उसमें जो 600 रुपए टैक्स दे रहा है, अब हुकूमत की जेब में जा रहा है, वो 600 रुपए गरीब की आदमी पे वापस लगेगा। वो अलग बात है कि हुकूमत का टैक्स सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों पे चला जाता है सारा, वो आम आदमी तक नहीं खर्च होता, या वो बैरूनी मुल्क के सफरों में चले जाता है, या आजकल कीमती गाड़ियां दी जा रही हैं अफसरान को, उसमें चले जाता है। लेकिन एक टैक्सेशन का सिस्टम इस तरह काम करता है। मुल्क का टैक्सेशन का सिस्टम भी जैसे एक कारोबारी अपनी प्राइसिंग करता है ना, अब जैसे आपके टीवी चैनल है, ऑफ पीक टाइम पे जो एक कम इश्तेहार के पैसे लेता है, पीक टाइम पे ज्यादा लेता है। अब मैं आपको आज से कहना शुरू कर दूं, पूरे 24 घंटे में एक ही पैसे लेने आपने, आपका बिजनेस मॉडल चलेगा? बिल्कुल आप नहीं चलेगा ना। बिजनेस मॉडल को बेहतर करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब, मैंने तफसील से इसके ऊपर आपसे जरूर बात करनी है, नेक्स्ट वीक का हम कोई टाइम रख लेते हैं, मैं 20-22 मिनट इस पर जरूर बात करना चाहता हूँ कि क्या ऐसे मुल्क के अंदर कि जहाँ पर जो है वो लग्जरी अशिया की ज़रूरत ना हो, लग्जरी अशिया में आता क्या क्या है, ये क्योंकि एक बड़ी डिबेट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीक के ऊपर रख लेते हैं मुजम्मिल भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मेरे पास अब मजीद वक्त नहीं है, मुझे याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन मुजम्मिल भाई से वादा यही है कि इंशाल्लाह ये टैक्सेशन का जो निज़ाम है, ख़ासतौर पर अमीर और गरीब की जो बात होती है, इसको एक दफ़ा डिबेट हो जानी चाहिए ताकि पॉइंट ऑफ व्यू वाज़े हो जाए। ये कोई सियासी बात नहीं होगी, इसको एकेडमिक किस्म की बहस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।